बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमेरिका और ईरान ने एक दूसरे के ऊपर हमले बंद कर दिए हैं। आखिर वजह क्या थी, कौन बीच में पड़ा, क्या तय पाया, तमाम मामलात का जायजा लेंगे, तफसील से आपको आज बताएंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान में कराची, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, वहाँ एक हमला होता है रेंजर्स की एक चौकी के ऊपर या रेंजर्स के एक छोटे से कैंप पे। वहाँ से एक हमलावर जिंदा पकड़ा जाता है, बाकी जहन्नुम वासिल हो जाते हैं। जिंदा पकड़े वाले जाने वाले हमलावर ने बहुत से इंकशाफात किए। वो तमाम इंकशाफात की तफसील आज आपको बताएंगे और उसके जवाब में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में कार्रवाई की है, उस हवाले से भी बहुत सी मालूमात हमारे पास है, आपसे शेयर करेंगे। साथ साथ एक बहुत अहम मामला ये है कि मास्को से हमें पता लगा है, वहाँ पे व्लादिमीर पुतिन जो रशिया के सदर हैं, उन्होंने बताया है कि अमेरिका का वफ्द बहुत जल्दी मास्को का दौरा करेगा और मास्को में बैठ के बहुत से मामलात तय किए जाएंगे जो यूक्रेन जंग के हवाले से है। इसका मतलब ये है कि दुनिया से एक और जंग भी ख़त्म हो रही है। व्लादिमीर पुतिन ने क्या कहा, क्या तफसीलात थी, बर्फ़ पिघली कैसे, इस हवाले से भी बात करेंगे। ज़रा आते हैं पहले उस मामले की तरफ कि जहां हम ये देख रहे थे कि दुनिया एक मरतबा फिर जंग के धाने पर है। जंग जो है वो शुरू हो चुकी है, एक दूसरे के ऊपर हमले को जंग ही कहा जा रहा था। सीज़ फायर ख़त्म हो चुका है, फ्रजाइल सीज़ फायर है, इस तरह की बहुत सारी बातें हो रही थी। इस दौरान ये हुआ कि बैकडोर डिप्लोमेसी, जिसमें पाकिस्तान का बड़ा किरदार है, जिसमें कतर ने भी बहुत सारे मामलात के ऊपर बात की है, उन तमाम रास्तों से, दरवाज़ों से बातचीत का अमल जारी रहा और आखिर 2 दिन के हमलों के बाद ईरान ने एक हमला किया था, 4 ड्रोन फायर किए थे, जिनमें से एक ड्रोन जो है वो एक सिंगापुर के शिप पे लगा था, जिसके जवाब में अमेरिका ने मुसलसल 2 दिन जो है वो ईरान के मुख्तलिफ टारगेट्स को, मुख्तलिफ ऐसी साइट्स को निशाना बनाया था जहाँ से उनके बकौल के मिज़ाइल लॉन्च होते थे, जहाँ से अमेरिका के बकौल ड्रोन लॉन्च होते थे और जहाँ से अमेरिका का कहना ये है कि आपने हरमुज़ पे कंट्रोल किया जाता था। उन तमाम चीज़ों के ऊपर अमेरिका ने जो है वो 2 दिन तक कार्रवाइयाँ की और उसके बाद गुज़िश्ता रात खामोशी से गुजरी। कोई ऐसा हमला रिपोर्ट नहीं हुआ, ना ईरान की तरफ से रिपोर्ट हुआ। इस दौरान जब हमारे पास एक ख़बर आई, एक्सिस के थ्रू ख़बर आई, जो इससे पहले भी बहुत सारे मामला पे डोनाल्ड ट्रंप से मुताल्लिक़ ख़बरें जो है वो रिलीज़ करता है। उनका कहना यह था कि दोहा के अंदर कल यानी कि मंगल को मुज़ाकरात की एक मेज़ सजेगी, जिसमें जो है वो पासदारान इनकलाब से बराह रास्त बातचीत करने का ईरान जो है वो अमेरिका ख्वाहिशमंद था और वो तमाम मामलात होंगे। क्योंकि ईरान इसकी तस्दीक नहीं कर रहा बल्कि तरदीद कर रहा है, वो कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, बराह रास्त मुज़ाकरात नहीं होंगे, लेकिन ये कन्फर्म है कि कल बरोज़ मंगल दोहा यानी कि कतर का दारुल हुकूमत जो है वहाँ पे मुज़ाकरात होंगे और मुज़ाकरात में इब्तदाई तौर पर जो एजेंडा हमारे सामने आया था उसमें यह था कि एटमी मामलात पे आगे कैसे बढ़ना है। टेक्निकल कमेटियों ने आपस में बैठना था, बात करनी थी, लेकिन अब जिन चीज़ों के ऊपर मुज़ाकरात होंगे वो सबसे पहले आपने हरमुज़ से मुतालिक एक असूल तय किया जाएगा और इस हवाले से एक हॉटलाइन भी दोनों ममालिक के दरमियान कायम की जाएगी, यानी कि अमेरिका और ईरान के दरमियान एक मिलिट्री हॉटलाइन होगी। और मिलिट्री हॉटलाइन की जब हम बात करते हैं तो इससे मुराद ये होती है कि मिलिट्री क़यादत आपस में राब्ते में होती है, जो किसी मसले के ऊपर कोई कन्फ्यूजन ना हो जाए, कोई गलत फहमी ना हो जाए, कोई गलत फहमी की बुनियाद पर हमला ना हो जाए, तो तमाम मामलात के ऊपर बातचीत करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अब मामलात आगे की तरफ बढ़े हैं, जंग का फौरी ख़तरा जो था वो टल गया है और जब मुज़ाकरात की आप टेबल पर आ जाएँ तो इसका मतलब ये है कि जंग का फौरी ख़तरा टल जाता है। तो इस वक्त जो है वो ख़तरा टलता दिखाई दे रहा है और ख़तरा टलने के जो आसार मैंने आपको बताया कि दोहा के अंदर मुज़ाकरात होंगे, क्योंकि ईरान ये कह रहा है कि हम मुज़ाकरात बराह रास्त नहीं करेंगे, लेकिन मुज़ाकरात हो ज़रूर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप आमने सामने नहीं बैठेंगे जिस तरीके से बैठना था आपने पहले स्विट्ज़रलैंड में, और फिर एन मौके के ऊपर जो है वो ईरान और अमेरिका ने आपस में ना बैठने का फ़ैसला किया, क्योंकि ईरान का कहना ये था कि अमेरिका जो है वो इसके एक ऑप्टिक्स क्रिएट करेगा और दुनिया को बताएगा कि हमने बैठ के मुज़ाकरात की और हम अपने इंटरनल ऑडियंस को कैसे बताएंगे कि हम जो है वो अमेरिका के साथ बैठ गए। तो बहरहाल ज़रा आपको इसको कंक्लूड करते हुए समझाएं तो जो एक ख़तरा पैदा हुआ था, आलमी शिपिंग एजेंसीज़ परेशान थी कि अब इंश्योरेंस का क्या होगा, किस तरीके से जो है वो हम जाया करेंगे, क्या इसी तरीके की गैर यकीनी सूरत चलेगी, क्या अमेरिका और ईरान के दरमियान हमले इसी तरह चलते रहेंगे और सीज़ फायर का भी इसको नाम दिया जाएगा। तो अब उन तमाम चीज़ों के अंदर एक नई जो चीज़ शामिल हुई है वो मुज़ाकरात की है और मुज़ाकरात के नतीजे में उम्मीद ये है कि इसका कोई ना कोई हल तलाश कर लिया जाएगा। वो कितना देर पा होता है ये तो आने वाले दिन बताएंगे, लेकिन हल की तरफ जो है वो बातचीत हो रही है। इसके साथ साथ ये है कि 6 बिलियन जो डॉलर हैं, ईरान के सदर का कहना है कि हमारे कतर के अंदर मुंजमद है, हमें वो वापस किए जाएँ और वो वापस हमें मिलेंगे, और वो चूँकि हमारा पैसा है, कतर के अंदर जो है वो रखा हुआ है, वो हमें मिलना है। तो ये भी एक नई डिबेट एक खड़ी हो गई है कि जहाँ 3 बिलियन कहा गया था तो वहाँ 6 बिलियन कैसे हुए? क्या 3 बिलियन किसी और मद में होंगे, बाकी 3 बिलियन कैश की सूरत में होंगे?
ये अब एक सवाल पैदा हो रहा है, क्योंकि मुज़ाकरात के अंदर बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनको डिस्क्लोज़ नहीं किया जाता। फिर बाद में पॉलिटिकल मामलात के लिए जो है उन चीज़ों को डिस्क्लोज़ थोड़ा-थोड़ा करके किया जाता है, और ये तमाम चीज़ें शायद वक्त के साथ-साथ हमें पता लगे कि सिर्फ ये $3 बिलियन की डील नहीं थी, ये हो सकता है $6 बिलियन की हो, और हो सकता है उससे ज़्यादा की हो, क्योंकि इसमें तेल की फ़रोख्त से हासिल होने वाली रकम भी है, गो कि वो तमाम चीज़ें ईरान की हैं, लेकिन आलमी पाबंदियों की वजह से वो अमेरिका ने मुंजमद करके रखी हुई थी। इसके साथ साथ एक ख़बर ये भी है कि पाकिस्तान में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो है वो शरीक होंगे अली ख़ामनई के जनाजे में, जो ईरान के साबिक़ सुप्रीम लीडर थे, जो इसराइल के हमलों में मारे गए, और उसमें जो है उनके साथ बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी होंगे। तो पाकिस्तान से जो वफ़द जाएगा उसमें बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी होंगे। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि एक ख़बर हमारे पास ये भी है कि हिंदुस्तान ने भी जो है वो अपने वफ़द को भेजने का फ़ैसला किया। इसमें बिहार के वज़ीर आला होंगे, और बाकी एक साहब जो है वो हुकूमत के और शामिल होंगे। तो बीजेपी जो है वो शरीक हो रही है बेसिकली ईरान के सुप्रीम लीडर के जनाजे के अंदर, के जिनको उनके ही पार्टनर यानी कि इसराइल ने कत्ल किया था। तो ये बहरहाल एक नया रुख है, और इस नए रुख के अंदर हमने देखा कि बकरा ईद की मुबारकबाद जो है वो नरेंद्र मोदी की तरफ से ईरान के सुप्रीम लीडर को दी गई थी, और आज सुप्रीम लीडर ने उसका जवाब दिया, जिसमें उन्होंने शुक्रिया अदा किया है कि आपने हमें बकरा ईद की मुबारकबाद दी थी, हम आपके शुक्रगुजार हैं, आपको भी जो है वो सेम इसी तरीके की बातें करते हैं। तो हिंदुस्तान जो है वो एक नए सियासी मामलात के अंदर है, क्योंकि चाबहार की जो ईरान की बंदरगाह थी, जो बिल्कुल गवादर के करीब है, वो हिंदुस्तान मैनेज करता था। बंदरगाह ईरान की थी, लेकिन हिंदुस्तान मैनेज करता था, और फिर जब अमरीकी दबाव आया तो हिंदुस्तान वहाँ से जो है वो खिसक लिया, और ईरान की वो बंदरगाह फारिग हो गई। तो ये ताल्लुकात तो रहे हैं हिंदुस्तान के और ईरान के, लेकिन देखना ये होगा कि अब हिंदुस्तान का सारा वज़न जो इसराइल के पलड़े में था, तो उस पलड़े के अंदर मौजूद वज़न के साथ साथ कि जब फरवरी में हमला किया जाता है ईरान के ऊपर इसराइल की तरफ से, तो उससे 2 दिन पहले, 1 दिन पहले, या उसी दौरान जो है वो नरेंद्र मोदी जो है इसराइल में मौजूद थे, खूब झपियाँ पपियाँ हो रही थी वहाँ पे। तो अब इस सारी सूरत हाल के बाद ईरान कितना ट्रस्ट करता है इंडिया के ऊपर, ये भी एक सवाल है। लेकिन बाहर इंडिया की कोशिश ये होगी कि सस्ते तेल और दीगर रिकन्स्ट्रक्शन के जो मामलात ईरान के हैं उसमें हिस्सा डालने के लिए ईरान से दोस्ती की कोशिश करें। अब ईरान को देखना पड़ेगा कि उन्होंने कैसे इसका रिस्पॉन्स करना है। रूसी सदर के हवाले से एक ख़बर ये है कि उन्होंने एक इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मास्को अमेरिकी वफ़द को हम इनवाइट करते हैं कि जेरेड कुशनर और स्टीव विक्टॉफ, जो अभी ईरान के साथ मुज़ाकरात में मसरूफ़ थे, वो वहाँ से फ़ारिग हो जाएँ, तो वो यहाँ पे तशरीफ़ लें, और यूक्रेन के साथ जो जंग है उसके हवाले से वो बात करना चाहते हैं, तो उसको आगे बढ़ाएँ। हमारे दरमियान जो आपस में मामलात हैं उनको ठीक करने की कोशिश करें। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ़ भी की। तो ये भी एक आगे को बढ़ता हुआ एक कदम नज़र आता है कि जहाँ पे अमेरिका और रशिया के दरमियान जो ताल्लुकात काफ़ी अरसे से यूक्रेन वॉर की वजह से कशीदा हैं, वो कहीं ना कहीं बैठकर बात के ज़रिए हल करने के लिए कुछ आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो मज़ीद आएंगे तो पाकिस्तान पहुँचते हैं, और पाकिस्तान में जो है वो मैंने जिस तरह से इब्तिदा में बताया है कि रेंजर्स की एक चौकी कह लें, एक छोटे से हेडक्वार्टर कह लें, या एक छोटा सा जो है मरकज़ कह लें, वहाँ पर एक कैंप पर जो है वो आप समझ लें कि एक हमला होता है। उस हमले के अंदर एक दहशतगर्द है वो ज़िंदा पकड़ा जाता है, बाकी 4-5 जो है वो जहन्नुम वासिल हो जाते हैं। जो पकड़ा गया दहशतगर्द है उसका बयान हॉस्पिटल से आता है, वो बताता है कि वो 3-4 लोग थे, अफ़गानिस्तान के जलालाबाद से वो यहाँ पर आया था, दहशतगर्दी उसका मरकज़ था। और एक बड़ी मज़ेदार उसने बात की है, वो ये कहता है कि मुझे ये पता ही नहीं था कि रेंजर्स और फ़ौज में फ़र्क क्या है। तो हमें तो यहाँ आके पता लगा कि रेंजर्स अलग होती है, फ़ौज अलग होती है। हम तो फ़ौज पे हमला करने के लिए आए थे, क्योंकि हमें बताया गया था कि ये फ़ौज के लोग जो हैं पाकिस्तान की ये काफ़र हैं। तो वो बुनियादी तौर पर जो है वो जमातुल अहरार से ताल्लुक़ रखता था, जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान का एक स्प्लिंटर ग्रुप है, उससे अलग हुआ हुआ एक ग्रुप है, लेकिन है दहशतगर्द। तो अब इस बयान के बाद ये वाज़ेह हो गया कि पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी, जिस तरह से पाकिस्तान का क्लेम है कि वो अफ़गानिस्तान से होती है, तो ये बात अब दुरुस्त है। और इस दुरुस्त बात को जो है वो इस चीज़ ने साबित किया कि ये दहशतगर्द जो है वो इकबाली बयान दे रहा है कि हम दहशतगर्दी करने के लिए आए थे पाकिस्तान में। हमें तो पाकिस्तान का पता ही नहीं था, हम तो वहाँ ट्रेनिंग हासिल करके यहाँ पर फटने के लिए आए थे। हमें तरीक़ेकार भी पता था कि कैसे फटा जाता है, हमने जैकेटें भी यहीं आकर बनाई। तो बहरहाल ये है कि पाकिस्तान की बहादुर अफवाज ने जो है वो जहन्नुम हासिल किया। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि पाकिस्तान ने जैसा कि वादा किया था कि अगर आपके मुल्क से दहशतगर्दी होगी तो फिर हम उसका जवाब जो है वो मुंह तोड़ किस्म का देंगे। तो पाकिस्तान ने गुज़िश्ता रात एक बड़ी कार्रवाई की है, लेकिन आइसोलेटेड कंपाउंड्स के ऊपर है, यानी कि आबादी से हट के कुछ कंपाउंड है, फुटेज हमारे पास मौजूद है। जो कंपाउंड है वो आबादी में नहीं है, आप समझ लें कि एक बड़ा सा खेत है या मैदान है। वो ज़ाहिर है कि
वो जो रात में बनाई हुई एक फुटेज है, जिसको थर्मल फुटेज आप कह सकते हैं, ब्लैक एंड वाइट थी, तो उसमें ये नहीं आप बता सकते वो खेत है कि मैदान है। बहरहाल ये पता लग रहा है कि कोई खेत या मैदान या कोई ग्राउंड है, उसके बीच में एक बना हुआ कंपाउंड है, वहाँ पर जाकर जो है वो मिसाइल लगता है, जिससे तबाही होती है। और पाकिस्तान की हुकूमत का दावा ये है कि वहाँ पे इनके कमांडर को जो है वो मार दिया गया कि जिसने सारी प्लानिंग की थी। बाकी सूरत हाल यही है कि पाकिस्तान इस बात का अयादा कर चुका है। दफ्तर ख़ारजा ने जो है वो सफारती महाज के ऊपर भी जो है वो अफ़गानिस्तान से एहतजाज किया है, डिमार्श किया है उनको। वहाँ पर जो पाकिस्तान के सफ़ीर हैं काबुल के अंदर, उन्होंने भी जो है वो एहतजाजी मरासला थमाया है। तो पाकिस्तान सफारती महाज हो या अस्करी महाज हो, इन तमाम चीज़ों को जो है वो अब किसी भी सूरत में टॉलरेट करने के लिए तैयार नहीं है। और टॉलरेट ना करने की जब हम बात करते हैं, अमेरिका ने भी इस वाक़े की मजम्मत की और पाकिस्तान दुनिया के सामने बार बार ये रख रहा है कि ये तमाम मामला जो है वो सरहद पार से होते हैं, और सरहद पार मामला के नतीजे में हम अब सिर्फ लाशें नहीं उठाएंगे, बल्कि अगर यहाँ पर जो है वो कोई कार्रवाई होगी तो उसका जवाब ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, और पत्थर आपका सर कुचल देगा। इस बेदर्दी के साथ फिर आपके साथ जो है वो कार्रवाई की जाएगी। और पाकिस्तान ने जैसा कहा था वैसे पाकिस्तान ने कार्रवाई की भी है। ये अफ़गानिस्तान के ऊपर जो कार्रवाई का सिलसिला है, ये रोका था पाकिस्तान ने, क्योंकि ईरान और अफ़गानिस्तान के दरमियान एक खित्ते में जंग हो रही थी। तो इस दौरान पाकिस्तान ने जो है वो चाइना भी बीच में आया और भी ममालिक बीच में आए, तो उनके कहने पे पाकिस्तान ने रोका था। लेकिन पाकिस्तान ने वाज़ेह किया था कि जब कभी हमें सबूत मिलेंगे तो फिर हम उसके पीछे जाएंगे, दुनिया के सामने भी रखेंगे और इस तरीके से जो है वो एलिमिनेट भी करेंगे। तो अब पाकिस्तान ने जो है वो जो कहा था वो कर दिखाया है। इन कार्रवाइयों के बाद अब मज़ीद क्या सूरत हाल होती है, आज की रात कैसे गुजरती है, क्या पाकिस्तान मज़ीद कार्रवाइयाँ करेगा, पाकिस्तान कितनी शिद्दत के साथ कार्रवाइयाँ करेगा, क्या ये सीरीज़ ऑफ कार्रवाई होगी जिस तरह पहले होती रही है। तो इस हवाले से सिक्योरिटी ज़राए जो है वो फ़िलहाल कोई अपडेट नहीं कर रहे, लेकिन आज की रात इस बात का इयादा हो जाएगा कि पाकिस्तान ने आगे किस तरीके से चलना है।